नमस्कार, मैं हूं सुभाष शिर्के और सुभाष शिर्के ऑफिशियल इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शांतिगिरी महाराज इनके बारे में। शांतिगिरी महाराज इन्होंने नासिक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से पर्चा भरा है, बतौर निर्दलीय उम्मीदवार वो खड़े हैं और इनके कारण नासिक, धुलिया, दिंडोरी और औरंगाबाद ये 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना को खतरा महसूस हो रहा है। इस बारे में जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामानंद महाराज हैं, शांतिगिरी महाराज के शिष्य हैं। शांतिगिरी महाराज इन्होंने तो जब शुरुआत में पर्चा भरा था तब उन्होंने उसमें पर्चा में शिवसेना का नाम लिखा था, क्योंकि नासिक लोकसभा सीट है वो शिवसेना के शिंदे गुट के खाते में आई है। क्या ऐसा कारण हुआ कि शांतिगिरी महाराज को टिकट नहीं मिला? शुरुआत से हमें किसी पक्ष की आशा अपेक्षा तो नहीं थी। कल इंडिपेंडेंटली लड़ना चाहते थे कि तैयारी हमने कई महीनों पहले शुरू कर दी। हमारी जो प्रिपरेशंस को देख के हमारा जो माहौल था उसके वजह से आदरणीय चीफ मिनिस्टर जो है एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने स्वामी जी को बुला लिया बॉम्बे के। इन्विटेशन को मान देते हुए स्वामी शांतिगिरी जी महाराज वहाँ पे गए। लगभग 40 मिनट तक वो मीटिंग चली। हमने जो कहा उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुना। उनके भी कुछ क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस का भी उनको आंसर मिल गया था। मीटिंग का एंड जो था उन्होंने ये कहा था कि हम 2 दिन बाद वापस इस विषय में बैठेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो सकारात्मकता थी और हमारी प्रिपरेशन में तो लग रहा था कि भाई हमें टिकट मिलना ही चाहिए था। तो एक उम्मीदवार को 4 फॉर्म भरने का अधिकार होता है। पहला फॉर्म 26 तारीख को इंडिपेंडेंट भरा था और दूसरा फॉर्म जो 29 तारीख को भरा था वो शिवसेना की पक्ष के हिसाब से भरा। हमें अपेक्षा थी शिवसेना की ओर से हमारा कंसिडरेशन जरूर होगा, क्योंकि हमारे जो भक्त परिवार है वो 7 लोकसभा मतदार संघ में निर्णायक है। नासिक में अगर बाबा जी को टिकट दिया जाता था तो 6 लोकसभा जो बाकी के हैं वहाँ पे महायुति का सीट सिक्योर हो जाता है। कौन से चुनाव क्षेत्र है जहाँ पर बाबा के भक्तगण का प्रभाव है? पहले तो नासिक तो है, उसके बाद दिंडोरी, धुलिया, जलगांव, संभाजीनगर, शिरडी और जालना। तो ये 7 लोकसभा मतदार संघ है। बाबा जी भक्त परिवार को जो आज्ञा देंगे वो आज्ञा से सारा भक्त परिवार उन्हीं को मतदान करता है। भक्त परिवार का मतदान जिसको जाता है वो डेफिनेटली चुन के आता है। वो 2019 में सबने देखा है। बाबा जी के बारे में लोगों को बताइए कि बात कहाँ से उनकी हुई, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके घर परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। परम पूज्य स्वामी शांतिगिरी जी महाराज, इनकी जन्मभूमि है नासिक लोकसभा में लाखलगांव। बचपन में 10वीं कक्षा में उनकी दृष्टि चली गई थी। लगभग 6 महीने वो ब्लाइंड रहे, सारे मेडिकल चीजें करके और दृष्टि उनकी आ नहीं रही थी। बताया गया कि त्र्यंबकेश्वर में जगतगुरु जनार्दन स्वामी है, एक अवतारी शिवयोगी संत है, जिनकी कृपा से आपके बच्चे की दृष्टि आ जाएगी वापस। इस हिसाब से फिर जो माता पिता थे, जे यशवंतराव कांडेकर और फुलामाता कांडेकर, उन्होंने स्वामी शांतिगिरी जी महाराज, जिनका बचपन का नाम बाबू था, तो बाबू को लेके त्र्यंबकेश्वर गए और त्र्यंबकेश्वर में जनार्दन स्वामी जी के कृपा से कुछ ही दिनों में उनको दृष्टि प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही दृष्टि आई तो जब माता पिता ने बाबू को लाखलगांव वापस लेके गए, वापस दृष्टि चली गई, तो वापस उनको आना पड़ा जनार्दन स्वामी के पास। तो ये जो बात हुई तो जनार्दन स्वामी बोल दिए कि भाई ये बच्चा तो मेरे कार्य के लिए ही आया है, तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, तभी इसकी दृष्टि परमानेंट रहेगी। माता पिता को ये 10वीं कक्षा के इस बाबू को जनार्दन स्वामी के पास छोड़ना पड़ा। आई थिंक 15-16 ईयर्स का जो बच्चा था, तब से लेके आज 64 ईयर्स के स्वामी शांतिगिरी जी महाराज है। उनके दिमाग में केवल सदगुरु के कार्य है और कुछ भी नहीं है। बाल ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, सिद्ध योगी महापुरुष है, क्योंकि 9 साल का मौन व्रत 97 से लेकर 2005 तक उन्होंने रखा था। जब स्वामी जी के पास आए थे वो 1976 में आए थे और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन 11th और 12th किया, साइंस साइड में किया। लेकिन बाद में जनार्दन स्वामी जी के सेवा में इतने मग्न हो गए कि वो फिर सब कुछ त्याग कर एक संन्यास अवस्था उनको 1979 में प्राप्त हो गई। शांतिगिरी जी महाराज, ये नाम जनार्दन स्वामी ने उनको दिया था, उस नाम से प्रचलित। 1989 में जब जनार्दन स्वामी जी समाधिस्थ हुए तो उनके गादी के ऊपर एक सन्यासी परंपरा के अनुसार उनकी नियुक्ति उत्तराधिकारी बोल के हुई। दिन से आज तक लगभग 34 ईयर्स हो चुके हैं
जनार्दन स्वामी जी ने जो कार्य शुरू किया था उसको बहुत पैमाने पे स्वामी शांतिगिरी जी महाराज ने बढ़ाया। क्या क्या सामाजिक कार्य शांतिगिरी महाराज करते हैं? जनार्दन स्वामी जी के टाइम पे सैकड़ों लोग अनुष्ठान के लिए बैठते थे, लेकिन शांतिगिरी महाराज जी के पीरियड में लाखों लोग अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। उसी तरह श्रमदान के लिए सैकड़ों लोग जब आते थे, आज लाखों लोग श्रमदान में सम्मिलित होते हैं। जनार्दन स्वामी जी के टाइम पे 2 गुरुकुल थे, एलोरा और टुनकी। आज 9 गुरुकुल हुए हैं और हजारों छात्र ये गुरुकुल परंपरा में पढ़ते हुए 116 आश्रम आज पूरे भारतवर्ष में स्वामी जी के हैं। जनार्दन स्वामी जी के जो संकल्प, जैसे बनारस में आश्रम होना चाहिए, पंढरपुर में आश्रम होना चाहिए, वो भी कंप्लीट किया। लाल पत्थर में 12 शिवालयों का संकल्प था, वो भी स्वामी शांतिगिरी जी महाराज ने पूरा किया। तो इससे आज लाखों लोग स्वामी जी के भक्त परिवार में जुड़े हुए। ये लोग केवल ज्ञान से नहीं तो साक्षात्कार से जुड़े हुए हैं, अनुभव से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत श्रद्धावान भक्त है और स्वामी जी जो कहते हैं वो करते हैं कि आज्ञा का पालन करते हैं। औरंगाबाद, धुले और जलगांव, शिरडी, ये जो लोकसभा क्षेत्र आपने बताए, कितने कितने बाबा के भक्तगण यहाँ पे होंगे? नासिक लोकसभा में 1,88,000 हमारा मतदार है। उसी तरह डिंडोरी में 2,59,000। ऐसे 7 लोकसभा का डेटाबेस हमारे पास है। लाखों भक्त परिवार है। औरंगाबाद में कितने भक्तगण हैं? 1,80,000 के करीब है। 2009 में स्वामी जी वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट खड़े थे। केवल 13 दिन ही प्रचार के लिए मिला था और कोई अनुभव भी नहीं था राजकारण का, पॉलिटिक्स का कोई अनुभव नहीं था। फिर भी वहाँ पे स्वामी जी को लगभग 1.5 लाख वोट्स मिले थे 2009 में। इतनी देर क्यों लगाई? 2009 के बाद 2024 बीच में क्या हुआ? देखिए, हमारा इंटेंशन है कि अच्छे लोग संसद में जाने चाहिए और 2009 में भी वही कहना था। तब स्वामी जी खुद खड़े थे, लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि हम अच्छे लोगों को बढ़ावा दे, इसलिए 2014 में हम अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को ओपन सपोर्ट करके भी चुन के दिया है। 2019 में हमने जो कैंडिडेट्स मोदी जी के फेवर में थे उनका प्रचार हमारी खुद के खर्चे से सारा प्रचार प्रसार किया। कौन से नाम है जिनको आपने सपोर्ट किया था और उनके लिए प्रचार किया था? दिंडोरी के सांसद भारतीताई पवार, इनके स्टेज पे हम प्रचार के लिए गए थे। हम खुद की गाड़ियों से प्रचार किया। हमने उनके पॉम्पलेट प्रिंट करके, हमारे 1 भी रुपया किसी भी सांसद का हमने लिया नहीं। इधर नासिक में हेमंत गोडसे जी का भी हमने प्रचार किया था। उधर सुभाष भामरे धुलिया में, शिरडी में सदाशिव लोखंडे, जालना में राव साहब जी दानवे, जलगांव में उन्मेष जी पाटिल। तो ये सब का प्रचार स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी के कहने पे हमारे भक्त परिवार ने खुद के खर्चे से किया। छत्रपति संभाजी नगर में भी हमने पहला प्रायोरिटी महायुति के उम्मीदवार श्री चंद्रकांत जी खैरे जी को दिया। स्वामी शांतिगिरी जी महाराज का उनको कहना एक ही था, आपके जो वरिष्ठ नेता है जैसे कि उद्धव जी ठाकरे, उनसे हमारी बात कराइए और फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने स्वामी शांतिगिरी महाराज जी का बात सुना नहीं। इसीलिए फिर शांतिगिरी महाराज जी ने दूसरा ऑप्शन देखा। तब हर्षवर्धन जाधव जी थे जिन्होंने खुद होके कहा था कि मैं चुन के आऊंगा तो मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करूंगा। उनसे हमने सारा कमिटमेंट करा के लिए रिटर्न कमिटमेंट हमारे पास है और उस बेसिस पे हर्षवर्धन जाधव जी को हमने छत्रपति संभाजीनगर में सपोर्ट किया। उसके कारण धोखा तो चंद्रकांत खैरे को हुआ और जीत कर आए। इसके लिए शांतिगिरी महाराज उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। शांतिगिरी महाराज जी ने पहले चंद्रकांत खैरे जी को ही बुलाया था, मैं उसका साक्षीदार हूँ। लेकिन अगर कोई उम्मीदवार ईगो में अगर बात स्वामी जी का टाल रहा है तो कैसे स्वामी जी उनका सपोर्ट करेंगे? कोई इंटेंशन हमारा तो खराब नहीं था। हम तो हिंदुत्ववादी में कोई डिवीजन ऑफ वोट्स के लिए तो नहीं खड़े, किसी को सपोर्ट किया था हमने। लेकिन आज जो शांतिगिरी महाराज का चुनाव मैदान में है तो उसका खतरा जो है वो शिवसेना के कैंडिडेट को हो सकता है। हेमंत जी गोडसे जी को हम 2-3 बार जाके मीटिंग भी किया है, हमने बताया भी था 2 टर्म्स में हमने आपके लिए काम किया है, आपको चुन के दिया है। इस बार स्वामी शांतिगिरी महाराज जी ने तैयारी पहले से कर ली है। जो नासिक की जनता का सर्वे है उसमें शांतिगिरी महाराज का नाम पहले आ रहा था, गोडसे जी का नाम आगे नहीं था। तो इसका तो एटलीस्ट ख्याल महायुति ने करना चाहिए था। स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी को अगर महायुति का टिकट मिलता तो ये नौबत आज नहीं आती जो आप बता रहे हैं। लोग जो है उनको भगवान मानते हैं, तो ऐसे में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की जिद क्यों महाराज ने पकड़ी है? स्वामी शांतिगिरी जी महाराज केवल उस कुर्सी के लिए या MP बनने के लिए सब नहीं कर रहे। ये एक देश में एक आदर्श, आप आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है। शांतिगिरी जी महाराज चुन के आएंगे और एक आइडियल संसद में आपको दिखाई देगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक आर्थिक
अपनी नीति होनी चाहिए? शांतिगिरी महाराज इनकी आर्थिक नीति क्या है? फॉरेन अफेयर्स के बारे में उनके ख्यालात क्या है? मतलब स्वामी शांतिगिरी जी महाराज जी के विचार रिगार्डिंग एक्सटर्नल इकोनॉमिकल एक्सटर्नल अफेयर्स हो या इकोनॉमिक के बारे में हो, रोजगार देने के बारे में हो, बेरोजगारी कम करने के बारे में हो, महंगाई कम करने के बारे में हो, इसके बारे में स्वामी जी के क्या विचार है? स्वामी जी ने एमपी बनने के बाद इस नासिक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उसका लिस्टिंग भी कर दिया है। मैनिफेस्टो हम अभी प्रेजेंट करने वाले हैं, उसमें डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि स्वामी जी के थॉट्स क्या है। चुन के आने के बाद जैसे दिल्ली में सारे मंत्रालय है, वैसे नासिक में एक ऐसा भवन बनेगा जो खासदार भवन के नाम से बनेगा। उसमें छोटे छोटे सारे डिपार्टमेंट्स का रहेगा और जो पब्लिक रहेगी उनको एक्सेस रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा हर जगह भी एमपी कहाँ है। एमपी जरूरी नहीं वो मिले या नहीं, लेकिन उसके सारे रिप्रेजेंटेटिव 24 आवर्स जनता की सेवा में लगे रहेंगे। काम मिलना चाहिए, इसके लिए नासिक में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। जैसे डीएमआईसी कॉरिडोर है, उसका भी कुछ बहुत सारा काम पेंडिंग है। बेसिक एमिनिटीज होता है जो स्टार्टअप्स के लिए, जो एनवायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट न होने के कारण शायद यहाँ पे लोग नहीं आए हैं या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। इसके लिए स्टडी भी करेंगे, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी लेंगे, कुछ कमिटीज फॉर्म करेंगे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली बेरोजगारी कम हो जाएगी। उसी तरह आईटी सेक्टर में भी यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। पुणे, बैंगलोर डेवलप हुआ है, वैसे नासिक भी हो सकता है। इसके लिए कनेक्टिविटी की जरूरत है। कनेक्टिविटी में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स जरूरी है। एयर मोड जो है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ, अभी भी दिल्ली की फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में मैंने आपको सवाल पूछा, तो पाकिस्तान रिलेशन के बारे में स्वामी जी के क्या ख्याल है? जो हमारे नेबर्स है उन्होंने अगर अपना नेबरहुड का धर्म पालन किया तो डेफिनेटली वी विल कोऑपरेट देम, बट अगर वो हमारे ही बाजू में रह के हमारे ही खिलाफ काम करते हैं तो जिसको जिस भाषा में जवाब देना है वो देना चाहिए। स्वामी जी जैसे लोग जो होते हैं उनके लाखों में भक्तगण होते हैं और ऐसे में उनको वोट मिलना बहुत आसान होता है, तो ऐसे सारे बाबा अगर चुनाव में खड़े होने चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? तो बाकी लोग जो है वो चुनाव से नदारद हो जाएंगे। जो भी बाबा पूरी तरह देश के लिए समर्पित रहना चाहते हैं वो डेफिनेटली आने चाहिए। दे आर नीडेड फॉर द कंट्री। निस्वार्थी, चारित्र संपन्न, कर्तृत्ववान और देशभक्त अगर कोई है, वो भले सन्यासी हो या गृहस्थी हो, वो जरूर संसद में जाने चाहिए। अगर मोदी साहब ने खुद विनती की तो क्या वो वापस अपना पर्चा जो है वो लेंगे? वो डिसीजन तो स्वामी जी का रहता है। हम इतना जरूर बताएंगे कि मोदी जी ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। देश के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि मोदी जी भी एक देशभक्त है। तो आपने ये भी दावा किया कि 6 लोकसभा चुनाव क्षेत्र में स्वामी जी के भक्तगण हैं और वहां पर वो बीजेपी और जो शिवसेना के उम्मीदवार है उनके खिलाफ वोट करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे? हम जो भी डिसीजन लेंगे वो भारत माता को नजर में रख के करने वाले हैं। हम किसी उम्मीदवार या किसी छोटी सेल्फिश मोटिव से कुछ नहीं करते हैं। आपने एक जगह रखी है बीजेपी को आपसे निगोशिएट करने के लिए। ये जो डिसीजन है वो स्वामी शांतिगिरी जी महाराज, उनकी एक कमिटी, वो जरूर अच्छे डिसीजन लेगी। तो आप किसी भी हालत में शांतिगिरी महाराज अपना उम्मीदवारी जो है वो वापस नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम चला गया, दैट इज नॉट द केस नाउ। वोट भी डिक्लेयर कर सकते हैं वो? नहीं, बिल्कुल जीतना है, लड़ेंगे और जीतेंगे। रामानंद जी धन्यवाद, इस चर्चा में आप जुड़े। दर्शकों से विनती है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। आलोचना कीजिए या सराहना कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी।